हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की शांति को भंग कर रहा है। जो पत्रकार कोई कि सरकार की जो गलत नीतियां उसके बारे में अगर कहीं लोगों तक आवाज बढ़ता है, आज उसको भी दबाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे बढ़ाने दर्ज कर दिए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं। किसान की खेती के लिए इस देश के टोटल बजट में से 5.7% पैसा खर्च होता था, जिसको इन्होंने खत्म करके 5.7 की बजाय 4.3 कर दिया। कृषि मंत्री ने सभा में आकर के ये कहा था कि विज्ञान भवन जो है अब इस बातचीत के लिए सदा के लिए बंद हो गया। विधान सभा तो अस्तीफा दिता, पर थोड़े ही परिवार की जेजेपी पार्टी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं ना उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। उनको प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। आज आपके सामने है कि वो किसी गांव में नहीं जा सकते, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। लोगों का इतना बड़ा विरोध है आज कि लोग उनसे एक ही बात कहते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, और अब अगर वो कहीं जाएंगे तो लोग उनको बड़ा सबक देंगे। पानी बंद है, टॉयलेट का सभी प्रबंध बंद है, रास्ते बंद हैं, कांटे लगा दिए, इंटरनेट बंद है। एमरजेंसी में और मोदी राज में क्या फर्क है? ये तो इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरा हाल है। आज इस किस्म के जो खबरें आई, जो अखबार में छपा, जो आज मीडिया में दिखाया जा रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे हरियाणा और पंजाब जो है वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। आज हरियाणा में कोई आदमी अगर मान लो दिल्ली जाना चाहे अपने किसी काम से, तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है। इस तरह के हालात उन मुल्कों के तो हो जाते हैं जिनमें आपसी विवाद होता है। सारी दुनिया में आज की तारीख में प्रयास इस बात का है कि हर जगह शांति बनी रहे, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की शांति को भंग कर रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल की अगली रणनीति की रहेगी? किसानों की होर बड़ी तादाद में मदद? हमारी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल किसान के बहुत बड़े हितैषी थे, इसीलिए उनको किसान का मसीहा कहा जाता है। इस देश में अगर कोई किसान नेता हुए तो सर छोटू राम हुए थे। सर छोटू राम के बाद कोई किसान नेता हुए तो चौधरी चरण सिंह थे, और उसके बाद किसी को किसानों ने अपना लीडर माना तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। और चौधरी देवीलाल जब भी सत्ता में आए, उन्होंने किसान की भलाई के लिए कानून बनाए। आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस देश में किसी ने भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 1989 में, चौधरी देवीलाल जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 87 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा में किसान का 10-10 हज़ार रुपये का कर्जा माफ़ किया था। वो 10,000 आज 10 लाख से भी ज़्यादा है। सुनो, उसके बाद जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक़्त उन्होंने पूरे देश का 10-10 हज़ार रुपया किसान का, कमेरे का, गरीब का, छोटे दुकानदार का फिर माफ़ किया। ओलावृष्टि से किसी की फसल खराब होगी, सूखे की वजह से फसल खराब होगी, कहीं कोई अच्छा बीज नहीं होने की वजह से फसल खराब होगी, तो चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से शुरुआत करी थी मुआवजे के रूप में 300 रुपये देना। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਿਗਧ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारा नौजवान इस देश की रक्षा करता है, जो हमारा नौजवान आज देश के प्रधानमंत्री के सामने शांतमय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आज उनके खिलाफ केवल मुकदमे नहीं बनाए जा रहे। मुझे भी इस चीज़ की जानकारी मिली कि हमारे यहाँ के जो एजिटेशन पे आए हुए किसान थे, जो युवा बच्चे थे, जो दिल्ली गए ट्रैक्टर यात्रा के दौरान, और जिस रूट से गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज लापता है। जो पत्रकार कोई
कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके बारे में अगर कहीं लोगों तक आवाज़ बढ़ता है, आज उसको भी दबाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे बढ़ाने दर्ज कर दिए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं, 307 के मुकदमे दर्ज करते हैं। इस तरह से किसी एजिटेशन को दबाया नहीं जा सकता। एजिटेशन का हल तो बातचीत का जरिया है। आज ये जो एजिटेशन है ये विश्व का सबसे बड़ा एजिटेशन है और पूरी दुनिया में आज तक इतने लंबे समय तक कोई एजिटेशन चला नहीं। एक एजिटेशन इससे पहले चला था, सरदार अजीत सिंह जो थे, सरदार भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह आजम के जो चाचा थे, उन्होंने भी कृषि कानूनों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जो है 8 महीने चली थी और उसमें किसान जीता था। अब बहुत साधन है, अब किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं। हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई ये थोड़ा ही भीख मांग रहे हैं, हम कोई ये थोड़ा ही है भी उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ ज़्यादा दे दो। हम कहते हैं जो हमारे अधिकार हैं आप वो मत छीनो। कोई ऐसे कानून हमारे ऊपर ना ला दो, ना बनाओ जिससे आने वाले समय में किसान अपनी ज़मीन बेच जाए, किसान उस ज़मीन से बेघर हो जाए। इस देश के किसान ने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम बड़ा किया है। पंजाब और हरियाणा का जो किसान है उसने पूरी दुनिया में जाकर के लोगों को खेती करनी सिखाई है। जिन मुल्कों के अंदर खेती की ABCD का पता नहीं था, उन मुल्कों में जाकर के किसान ने जंगल काट करके वहाँ खेती करके। ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੌਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਡੈਡਲੌਕ ਆਇਆ ਪਿਆ। जो आंदोलन करने वाले होते हैं उनको तो सरकार का बुलावा ही आना चाहिए। सरकार बातचीत के लिए बुलाए और सरकार अगर बातचीत के दरवाजे बंद करे तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनको दोबारा से बातचीत के लिए निमंत्रण दे। बातचीत का दरवाजा, एक मिनट, बातचीत का दरवाजा किसी और ने बंद नहीं किया। जो मुझे जानकारी है, जो लास्ट बातचीत थी 12वें दौर की, उसमें कृषि मंत्री ने सभा में आकर के ये कहा था कि विज्ञान भवन जो है अब इस बातचीत के लिए सदा के लिए बंद हो गया। तो बंद उन्होंने किया, उन्हीं को खोलना चाहिए। सरकार का काम क्या है? लोगों की बात को सुनना, लोगों की कठिनाई को ठीक करना। अगर सरकार को लगता है कि भी हमने कोई गलत फैसले कर लिए तो उसको ठीक कर ले, क्या दिक्कत है? सरकार ने कहा कि हमने गेहूं का भी डबल कर दिया, चावल की जो है वो उसकी खरीद का है उसके लिए भी बजट डबल कर दिया। मैंने आपको बजट के बारे में बड़ा खुल करके बताया है। कोई भी आदमी उनका किसी भी मंच पे आकर के मेरे साथ इस विषय पे चर्चा कर सकता है। किसान की खेती के लिए इस देश के टोटल बजट में से 5.7% पैसा खर्च होता था, जिसको इन्होंने खत्म करके 5.7 की बजाय 4.3 कर दिया। 1.5% पैसा कम मिलेगा। फर्टिलाइजर जो है उसकी सब्सिडी खत्म कर दी इन्होंने, डीजल महंगा कर दिया इन्होंने। उसके इलावा जो 6,000 रुपया किसान को कहीं सरकार 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में दे रही थी, जो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। स्टेट की सरकारें तो 15-15 हज़ार रुपया दे रही है और केंद्र की सरकार जो है 6,000 रुपये, और वो भी किस्तों में। 6,000 रुपये से आप मुझे बताओ कौन से किसान का साल का काम चल जाए? किसी पे 4 किले जमीन है, 24,000 रुपया बना, 1 महीने का खर्चा है, तो क्या करेगा किसान? सरकार ने ਜਿਹੜੀ बैरिकेडिंग की है वो बैरिकेडिंग डर के की है या डराने लिए की है? ये जो बैरिकेड्स गिरे रहे हैं उससे हमारी बदनामी पूरी दुनिया में होगी और सरकार की होगी, किसान की नहीं होगी। किसान ने तो इस बैरिकेड से आगे भी पैर नहीं रखा अब तक। जो इन्होंने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिया और कह दिया कि आप इससे आगे एक कदम नहीं आओगे, आप बताओ बिना उनकी परमिशन के कोई एक कदम भी रखा है? अगर ट्रैक्टर यात्रा लेकर के गए तो पहले उनके साथ बातचीत करी, पहले परमिशन उनसे ली, उनके बताए हुए रास्ते पे गए। तो सरकार ने जो उनसे कहा, किसान से कहा, वो किसान ने किया। अब सरकार को भी सोचना चाहिए। आपने इस्तीफा दे दिया है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप पहले शख्स हैं जो किसान मोर्चे में इस्तीफा देने के बाद पहुंचे हैं, राजनीतिक नेता जो। पहले मेरी एक और बात सुनो, फिर आप
चौधरी देवीलाल जो है, देश के किसान को कहीं कभी किसी ने बेइज्जत किया? मैंने तो एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर के पदों को भी ठोकरें मारी, और मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ। अगर आज इन हालात में जब किसान को इस तरह से सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं आज इस्तीफा दे करके बाहर नहीं निकलता तो फिर देश में दूसरे जो किसान का वोट लेकर के गए हुए एमएलए और एमपी है, उन पे दबाव कैसे बनता? सुन लो एक मिनट, मेरा इस्तीफा देने के बाद भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह अब तक महापंचायत हुई है, एक दादरी में हुई और एक भिवानी में हुई। वहाँ पे ये फैसला ले लिया गया कि अगर हमारा मेंबर पार्लियामेंट रिजाइन नहीं करता तो किसी काम में नहीं आएगा। हमारे यहाँ से चुने हुए जो विधायक हैं वो अगर रिजाइन नहीं करते तो हम उनका सोशल बाइकाट करेंगे। यहाँ तक भी कहा उन्होंने कि सुख में तो आने नहीं देना, अगर दुख में भी किसी की दरी पे आगे बैठ जाए तो उससे बात नहीं करनी। आपको मैं एक चीज, ऐसा नहीं है कि आपकी जो राजनीति है हरियाणा में, आप किसानों को साथ लेकर के उसको चमकाने के लिए आगे, क्योंकि आप अकेले विधायक ये आप जैसे लोग इसको किसी भी तरह से टिल्ट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। किसने कह दिया अकेला हूँ? मेरे साथ लाखों लोग हैं इस प्रदेश के। ये ठीक है कि मैं विधानसभा का सदस्य अकेला हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सत्ता में बहुत कम समय रही है, लेकिन लोगों के दिलों पे राज किया है। आज भी लोगों के दिलों पे राज अगर किसी पार्टी का इस प्रदेश में है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आज भी अगर मैं किसी अधिकारी को उठा करके टेलीफोन करूं किसी हमारे वर्कर के लिए जिसको कहीं सत्ता में बैठे लोग परेशान कर रहे हो, तो उस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो सत्ता में बैठे व्यक्ति की बात को सुन करके मेरे किसी साथी को परेशान कर दे। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਕਿ ਈਗੋ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। देश का प्रधानमंत्री जो है उसको सोचना चाहिए। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। Thank you.